स्वागत है आप सभी का अपने चैनल सी कला में। मेरा जो आज टॉपिक रहेगा वो मुगल वंश का संस्थापक जिसको हम बाबर के नाम से जानते हैं, उनका भारत पे आक्रमण की बात करेंगे कि बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया और कब कब आक्रमण किया। इससे ये जो वीडियो है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो ही जाती है, साथ साथ में इंटरेस्टिंग भी रहेगी। तो अगर हम सीधे से टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं कि बाबर का भारत पर आक्रमण कब कब हुआ और कितनी बार हुआ। अमूमन क्या है, बहुत बुक्स लिखता है कि बाबर ने जो प्रथम बार आक्रमण किया था भारत पर वो कब किया था, 1526 में। लेकिन कुछ किताबें ये भी लिखती हैं कि सबसे पहले जब बाबर ने भारत पे आक्रमण किया था वो 1518-19 में किया था। 1800 माफ़ करिएगा, 1518 और 19 में किया था। और कहाँ किया था? इन्होंने भीरा या भेड़ा में किया था, जो भेड़ा को अपने अधिकार में ले लिया था। और एक जाति थी यूसुफ जाई, उसके विरुद्ध ये युद्ध था, आक्रमण था। तो अब हम ये समझ सकते हैं, कह सकते हैं कि बाबर ने सबसे पहले आक्रमण कब किया भारत पे, तो कब किया? 1518-19 में किया, जो 1526 के पहले भी बाबर जो है आक्रमण कर चुका था भारत पे। तो वही उसी हम आक्रमण की बात करेंगे। तो कुछ किताब बताती है कि 4 बार आक्रमण किया भारत पे, और अगर हम इसको भेड़ा को जोड़ लेंगे तो 5 बार आक्रमण हुआ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाबर ने जब भारत पर आक्रमण किया, और अमूमन 4 अगर हम बैटल की बात करें, 4 युद्ध की बात करें, 4 आक्रमण की बात करें, तो चारों बैटल में इसने विजय प्राप्त की। कह सकते हैं चारों जो युद्ध है बाबर ने ही जीते। और तो थोड़ा सा हम इसके बैकग्राउंड में जाते हैं कि बाबर का जो भारत पे आक्रमण किया उसका मेन कारण क्या था, मेन वजह क्या थी। क्योंकि कोई ना कोई काम करने के पहले और काम करने के लिए उसकी कोई ना कोई वजह तो होती ही है। और बात करें अगर हम बाबर की, बाबर के आक्रमण की बात करें कि भारत पे जो आक्रमण किया, भारत पे जो अधिकार किया, वो उसका मेन कारण क्या था, प्रमुख कारण की बात करें तो सबसे प्रमुख कारण आता है जो उज्बेको थे ना, जो उज्बेकिस्तान के थे लोग, उनसे बार बार पराजय होना, है ना। कि बाबर जो है वो भारत पर आक्रमण, मध्य एशिया में तो शक्तिशाली थे ये उज्बेकी लोग, तो बार बार पराजय से मिल रही थी बाबर को। और वहाँ पे एक उस्मानी वंश था, उसका भी भय था। इस वजह से भी शायद इसने क्या किया, भारत की तरफ बढ़ने की कोशिश किया। और एक ये भी कारण हम मान सकते हैं। दूसरा सबसे कारण है कि आमदनी की बात करें, क्योंकि जो काबुल है ना, काबुल से बहुत मामूली आमदनी हुआ करती थी बाबर को, जिससे वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा था, या सेना की ज़रूरतें नहीं पूरी कर पा रहा था, अपनी ज़रूरतें नहीं पूरी कर पा रहा था। तो शायद धन की लालसा के कारण भी वो भारत की तरफ बढ़ा, और भारत की तरफ बढ़ कर उस पर आक्रमण किया। और कहीं ना कहीं तीसरा अगर हम कारण की बात करें तो भारत में अवसरवादी की उसकी अवसर का ही मतलब एक इंतज़ार था। हम कह सकते हैं भारत में अवसर की उपलब्धता भी एक कहीं ना कहीं कारण है। या हम इसको सरल भाषा में समझ सकते हैं कि भारत में है क्या ना, कि पूर्व से ही भारत परस्पर प्रतिद्वंद्विता रखने वाले अनेक राज्यों में विभक्त था। आपस में ही उनकी एक कहते हैं एंटी वाली सिस्टम चला आ रहा था शुरू से ही। और देश में कोई भी सार्वभौमिक सत्ता नहीं थी, हमेशा संघर्ष चलता रहा था। तो इससे आसान था ना कि भारत में कोई भी बाहरी शत्रु आ जाए और आराम से अपना साम्राज्य बना सकता है, क्योंकि वहाँ का कोई सिस्टम था ही नहीं, सब अपने अपने में व्यस्त थे। तो कहीं ना कहीं एक ये भी कारण हो सकता है जो उसको अवसर मिला और बाबर ने भारत में आक्रमण कर दिया। और ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, ये भी सुनने मिलता है कि क्या मतलब लिखा है कि राणा सांगा ने भी आमंत्रण किया था बाबर को कि आइए और हमारे भारत को लूट के ले जाइए। ऐसे ऐसे महानुभव हुए हैं। और बात करें दौलत खां की, दौलत खान ने भी अपने बच्चे को भेजा था, अपने लड़के को भेजा था बाबर के पास कि आइए और दिल्ली पे चढ़ाई करिए, और दिल्ली को अपने कब्जे में करिए, भारत को अपने कब्जे में करिए, हमारे देश को अपने कब्जे में करिए, उसको खुद लूटिए और बर्बाद करके चले जाओ। ऐसे ऐसे लोग भी हुए हैं। खैर वो मेरा आज कंसर्न नहीं है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, अगले साइड में। तो बात करते हैं भारत पर आक्रमण जो है बाबर ने कब कब किया। तो जैसा कि मैंने बताया, बाबर ने पहला आक्रमण
1518-19 में किया था। इसको बाजौर भी कहते हैं और बाजौर और भेरा या भीरा पर आक्रमण किया और उसको अपने अधिकार में ले लिया। ठीक है। दूसरी बात करें 1526 में, जो कहीं ना कहीं यहीं से इम्पोर्टेंट रहता है। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अच्छा, किसके बीच में हुआ था? वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। इसमें बहुत एक भयानक युद्ध हुआ था और इसमें एक सबसे बड़ी बात थी कि बाबर ने पहली बार तुलगमा युद्ध पद्धति का भी प्रयोग किया था और एक होता है उस्मानी पद्धति या इसको रूमी विधि का भी कहते हैं। तो इस पद्धति में क्या होता है, दो गाड़ियों के बीच में जगह छोड़कर और तोप कर रखकर चलाया जाता है। ये उस्मानी विधि होता है। मतलब इसमें पानीपत के पहले युद्ध में यूज किया था, तोपों का यूज किया था। अच्छा, ये जानकारी मिलती कहाँ है? तो ये जानकारी बाबरनामा में मिलती है। बाबर की आत्मकथा जो है बाबरनामा, ये इसमें लिखी हुई है और उसी से जानकारी मिलती है। तो इसमें इब्राहिम लोदी मारा जाता है, बाबर की विजय होती है। और एक चीज़ कि जब इसमें विजय प्राप्त हुई है तो बाबर ने कलंदर की उपाधि भी धारण की थी और बाबर ने जो श्रेय दिया था इस युद्ध में जीतने का, सब धनुधरों पे दिया था, अपने सैनिकों को दिया था। और बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो आक्रमण था। अगला आक्रमण जो था वो खानवा का युद्ध था। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। ये किसके मध्य हुआ था? ये राणा सांगा के मध्य हुआ था। राणा सांगा और बाबर, ये वही राणा सांगा हैं जो बाबर जो क्या कहते हैं उधर पाकिस्तान क्षेत्र में पेशावर पे जब वो अभियान चल रहा था तो वहाँ पे बाबर को जानकारी हालांकि पहले मिल गई थी कि जो दिल्ली सल्तनत पे इब्राहिम लोदी हैं और दौलत खां कौन था? तत्कालीन पंजाब का गवर्नर था। इन दोनों में मतभेद था। तो बाबर को पता था ना इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है और दौलत खां ने ही अपने लड़के को भेजा था बाबर के पास कि आइए हम आपकी मदद करेंगे। उसी समय पे राणा सांगा ने भी मदद करने के लिए वादा किया था बाबर से और वही राणा सांगा हैं जो बाबर से युद्ध भी करना पड़ा 1527 में। अच्छा, राणा सांगा के अंदर ये था ना कि जैसे पहले सब लुटेरे थे और वैसे ही बाबर भी होगा, अपना लूटेगा और अपना लेकर चला जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर राणा सांगा को भी युद्ध करना पड़ा जिसमें राणा सांगा की भी हार हुई और जबकि राणा सांगा की जो सेना थी ना वो बाबर से दुगने से ज़्यादा थी, ऐसा लिखा मिलता है। और बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो है चौथा युद्ध चंदेरी का युद्ध हुआ था। ये 1528 में हुआ था। ये मेदनी राय और बाबर के मध्य में हुआ था। इसमें भी बाबर जो है की विजय हुई थी। बढ़ते हैं, अगला देखते हैं 1529 जिसको हम कहते हैं घाघरा का युद्ध। अच्छा, घाघरा का युद्ध क्या हुआ था? वो अफगान सेना से हुआ था और बाबर से हुआ था। अब बाबर से हुआ था और अफगान सेना से हुआ था क्योंकि बिहार था बंगाल की जो संयुक्त अफगान सेना थी ना उसको पराजित भी किया था और जिसका नेतृत्व तो महमूद लोदी ने किया था। और इस प्रकार बाबर का जो साम्राज्य था वो जिससे जब विजय इसको यहाँ भी मिली तो कह सकते हो बाबर का जो था साम्राज्य अब क्या था, अब इस हालत में हो गया था कि वो बदख्शा से बिहार तक फैल गया था। इसमें इसके अंदर के क्षेत्र कुछ आ जाते हैं, जैसे काबुल आ जाता है, पंजाब व आधुनिक जो उत्तर प्रदेश है, जो आज का उत्तर प्रदेश है, वो क्षेत्र भी आ जाता था। तो ये चारों जो हैं बाबर के युद्ध रहे और चारों युद्धों में बाबर की विजय हुई। सभी युद्ध बाबर ने जीते, इससे भारत पे अपना कब्जा स्थापित किया। और यहाँ पे एक प्रश्न बनता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। अगर हम बात करें बाबर की मकबरा कि बाबर का जो टॉम्ब है, टॉम्ब कहाँ है, तो यहाँ पे दो प्रश्न बन जाते हैं। वहाँ पे हमको कन्फ्यूज नहीं होना है। एक तो आगरा में, एक काबुल में। वो कैसे? जब बाबर की मृत्यु हुई थी, कब हुई थी? 26 दिसंबर 1530 आगरा में। तो आगरा में जब मृत्यु हुई तो उसका जो शव है वो आगरा के आराम बाग में रखा गया। लेकिन बाबर की इच्छा क्या थी कि अगर मतलब उसकी मृत्यु हो रही है तो उसका जो शव है उसको जो दफनाया जाए, कहाँ दफनाया जाए? पैतृक में दफनाया जाए, पैतृक जगह में दफनाया जाए, काबुल में। जो अमूमन आज के भी लोगों में इच्छा होती है ना कि हमें कहीं हरिद्वार में, कहीं कानपुर में, कहीं कहीं इच्छा है कि वहाँ
मेरा क्रियाक्रम किया जाए और इच्छा अनुसार, है ना। तो सेम ऐसे ही बाबर के भी अंदर ये इच्छा थी, तो उसको क्या हुआ, वहाँ से ले जाके, कहाँ से, आगरा से, और काबुल में जाकर दफनाया गया। तो यहाँ पे दो प्रश्न बनते हैं कि बाबर की टॉम्ब की बात। तो बाबर की टॉम्ब कहाँ है भारत में, वो आगरा में है। अगर अमूमन पूछ ले तो कहाँ पे है, वो काबुल में है। तो आप यहाँ से कन्फ्यूज नहीं होना है। अच्छा, बात करें हम जन्म की, जो मैंने अभी तक बाबर की जन्म की बात ही नहीं की और मृत्यु की बात कर डाली। खैर, जो इनका जन्म हुआ था वो छोटे से रियासत फरगना में हुआ था, जो आज का उज्बेकिस्तान है। और समय की बात करें 14 फरवरी 1483 में हुआ था। अच्छा, इसी के साथ मैं एक और इंटरेस्टिंग बात जोड़ना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि बाबर जब भारत आया था ना, तो उसके साथ में या वो दो महत्वपूर्ण खेल भी लाया था भारत में। कौन सा? एक था गंजीफा। अब आपके अंदर आता होगा गंजीफा क्या है। तो गंजीफा है, आप सब लोग जानते हैं, जो आज का ताश है ना, ताश का खेल, उसको हम गंजीफा, उसको गंजीफा कहते थे। तो ताश का खेल लाया था, और दूसरा इश्कबाजी, कौन, जिसमें कबूतरों का खेल होता है। तो जो दो ये महत्वपूर्ण गेम हैं, खेल हैं, ये बाबर ने ही लाया था भारत में। और इसी के साथ में अब देखते हैं इससे बनने वाले प्रमुख प्रश्नों को। और जो मेरा पहला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ, अभी आपने पिछले स्लाइड में ही पढ़ा और देखा। अगर हम बात करें ऑप्शन की, ए में बाबर और राणा सांगा के बीच। अगर ऑप्शन बी देखूं, हेमू और अकबर के बीच। ऑप्शन सी, मेदिनी राय और बाबर के बीच। या ऑप्शन डी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अगर ऑप्शन ए देखूं, बाबर और राणा सांगा के बीच, तो आपको पता होना चाहिए कि बाबर और राणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध हुआ था। बात करें मेदिनी राय और बाबर के बीच, ऑप्शन सी, तो ये चंदेरी का युद्ध के नाम से हम जानते हैं। तो ऑप्शन जो डी रहेगा वो मेरा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, बाबर ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था। तो ऑप्शन ए 1526 में, ऑप्शन बी 1510 में, ऑप्शन सी 1519 में, या ऑप्शन डी 1530 में। बिल्कुल यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर 1519 ऑप्शन में दिया हुआ है तो हमको 1519 के साथ ही जाना है। कि आपको पता होना चाहिए कि भारत पे सबसे पहले आक्रमण जो बाबर का हम पढ़ते हैं तो वो 1519 में भी पढ़ते हैं, जो भेरा और भीरा पे आक्रमण किया था और अपने अधिकार में ले लिया था। यहाँ तक बाबर अपनी आत्मकथा में लिखता भी है, जो बाबरनामा के नाम से जानते हैं, कि जब इस किले को, बाजार वाले किले को जीता था ना, तो उसमें बारूद और तोपों का भी प्रयोग किया था सर्वप्रथम। ठीक है। अच्छा, हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा आप क्लियर करिएगा। शायद मैंने पीछे स्लाइड में जो टॉपिक वाला था उसमें मैंने पानीपत के प्रथम युद्ध में बताया था शायद कि तोपों का यूज किया था। अगर ऐसा बताया हो थोड़ा सा आप करेक्शन करिएगा। तो जो प्रथम बार मैं पहली बार जो यूज किया था तोपों का और बारूदों का, तो वो कहाँ पे किया था, जब वो भीरा पे आक्रमण किया था। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम प्रश्न की तरफ चलते हैं, बाबर ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था तो कब किया था, 1519 में। तो मेरा बिल्कुल ऑप्शन कौन सही रहेगा, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर है, 1519। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3, 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने मेवाड़ के किस राजा को हराया। सीधी सी बात है, 1527 में जो बाबर का युद्ध हुआ था वो किसके बीच में हुआ था, कौन सा युद्ध था। एक 26 में पहला हुआ था, 27 में खानवा का युद्ध हुआ था, किसके बीच में हुआ था, बिल्कुल राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। जो मेरा ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, बाबर का मकबरा भारत में कहाँ है। कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर पूछ रहा है बाबर का मकबरा, बाबर का टॉम्ब जो है वो भारत में कहाँ पे है ना। भारत की बात कर रहा है तो भारत में कहाँ पे टॉम्ब है बाबर का, तो काबुल में है, आगरा में है, दिल्ली या पंजाब में है।
बिल्कुल यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना है, आगरा में है, आगरा के आराम बाग में, जो ऑप्शन मेरा बी है बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5, बाबर ने पानीपत युद्ध के विजय के बाद कौन सी उपाधि धारण की थी? बात करते हैं, बाबर ने पानीपत का युद्ध जो हुआ था, प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, तो जब उसकी विजय या उसको जब जीता था तो कौन सी उपाधि को धारण किया था? ऑप्शन ए गाजी की, ऑप्शन बी बादशाह की, ऑप्शन सी कलंदर की, ऑप्शन डी सिकंदर की। बिल्कुल अगर मैं बताऊं, अगर ऑप्शन ए है गाजी, तो गाजी की उपाधि बाबर ने किस युद्ध को जीता था? तो धारण किया था खानवा का युद्ध। ठीक है, खानवा का युद्ध जो है राणा सांगा के साथ हुआ था, राणा सांगा की हार हुई थी, और जब बाबर ने इस युद्ध को जीता तो गाजी की उपाधि धारण की। ठीक है, और बात करें हम बादशाह की, तो बादशाह की उपाधि जो धारण किया था, बादशाह मतलब बादशाह। ठीक है, तो इसकी जो उपाधि धारण की थी बाबर ने, वो 1507 के लगभग धारण किया था, हमें एग्जैक्ट नहीं पता है, 1507 ही शायद है। और तो उसने जब काबुल और गजनी को अधिकार में किया था, तब उसने बादशाह या बादशाह की उपाधि धारण की थी। बात करते हैं कलंदर की, तो कलंदर पानीपत युद्ध की जब विजय मिली थी बाबर को, या पानीपत का युद्ध जब जीता था, तब उसने कलंदर की उपाधि धारण की थी, जिससे मेरा ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6, बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? बात करते हैं बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की में लिखी गई है, ऑप्शन बी फारसी में लिखी गई है, ऑप्शन सी उर्दू में लिखी गई है, या अरबी में लिखी गई है। यहाँ पे एक और प्रश्न बनता है, थोड़ा आप क्लियर करिएगा, कि अगर यहाँ पे पूछे कि मुगल वंश की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन है या साहित्यिक लैंग्वेज कौन है, तो आप फारसी को सही करेंगे। मतलब फारसी जो है वो मुगल वंश की ऑफिशियल लैंग्वेज है या साहित्यिक लैंग्वेज है। बात करें बाबरनामा, तो बाबरनामा जो है बाबर की आत्मकथा है, तो बाबर ने तुर्की भाषा में लिखा था। जो ऑप्शन ए है बिल्कुल मेरा सही आंसर है, किसमें? तुर्की भाषा में। लेकिन फिर बाबरनामा का फारसी में अनुवाद भी हुआ था, किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। और जब फारसी में अनुवाद हुआ था तो इसी को हम बाबरनामा को ही तुझके बाबरी नाम से भी जानते हैं। इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, किस युद्ध में बाबर ने प्रथम बार तुगलमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया? तुगलमा युद्ध पद्धति की बात करें तो तुगलमा युद्ध पद्धति जब बाबर ने अडॉप्ट किया था, कहाँ से किया था? वो उज़्बेकों से किया था। ठीक है, तो अगर हम बात करें किस युद्ध में उसने प्रयोग किया, तो खानवा का युद्ध में, पानीपत के युद्ध में, घाघरा का युद्ध में, या चंदेरी के युद्ध में? तो बिल्कुल आपको बताना है, मैंने पहले भी बताया है, पानीपत के युद्ध में। पानीपत के युद्ध में जो ऑप्शन मेरा बी है बिल्कुल सही है। इसमें बाबर ने प्रथम बार तुगलमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया, और इसी में उसने उस्मानी पद्धति, जिसको हम रूमी विधि भी कहते हैं, का भी प्रयोग किया। इसमें क्या होता है? तोपों को सजाया जाता है। सजाने मतलब जब युद्ध करते हैं ना, तो एक जैसे चक्रव्यूह टाइप से होता है ना, उस टाइप से बिल्कुल ऐसी पद्धति ये होती है। आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8, बाबर ने कौन सी विजय के बाद शराब पर प्रतिबंध और जिहाद का नारा दिया था? हाँ बिल्कुल, शराब पर प्रतिबंध और जिहाद का नारा दिया था। कौन से युद्ध के विजय के बाद? ऑप्शन ए पानीपत युद्ध के बाद, या घाघरा युद्ध के बाद, खानवा के युद्ध के बाद, या चंदेरी युद्ध के बाद? किस युद्ध के विजय के बाद बाबर ने शराब पर प्रतिबंध और जिहाद का नारा लगाया था? तो अगर हम ऑप्शन सी देखें, खानवा का युद्ध, ये मेरा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। जब खानवा का युद्ध हुआ था बाबर का, किससे हुआ था? चित्तौड़ के राजपूत राणा सांगा के साथ में हुआ था, और राणा सांगा जो है की हार हुई थी, बाबर की जीत हुई थी। तो इसमें क्या किया था कि बाबर ने शराब के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था, और इसी में क्या किया था? गाजी की उपाधि भी धारण की थी, और जिहाद का नारा भी दिया था। ठीक है, और बढ़ते हैं अगले प्रश्न। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 9, बाबर ने भारत में अपने साथ कौन सा खेल लाया? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी चौगान, ऑप्शन सी गंजीफा,
जिसको हम ताश कहते हैं, ऑप्शन डी पोलो। बिल्कुल, ये आपको मालूम होना चाहिए। जो ऑप्शन सी मेरा है गंजीफा ताश। आपको बताना है इसके साथ साथ में और कौन सा खेल आया था। इश्कबाजी, जी को जो कबूतरों का खेल होता है। बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने किया? अभी आप पिछले स्लाइड में ही इसको किया है, देखा है। बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने किया? अबुल फजल ने किया, रहीम खान खाना ने किया, मंसूर ने किया या बसावन ने किया? अगर हम बात करें ऑप्शन ए अबुल फजल, तो अबुल फजल जो है ये अकबर से संबंधित हैं, जो अकबरनामा के लेखक भी हैं। और बात करें हम मंसूर की, तो मंसूर भी ये जहांगीर कालीन बहुत बड़े चित्रकार थे, पक्षी चित्रकार थे। और बात करें ऑप्शन डी जो बसावन, बसावन भी ये अकबर कालीन कलाकार थे जिन्होंने अकबरनामा का चित्रण किया। बात करें ऑप्शन बी रहीम खान खाना, इनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना, जिन्होंने बाबरनामा का फारसी अनुवाद किया, जिसको हम किस नाम से जानते हैं बाबरनामा को? तुजुक ए बाबरी। ठीक है, इस टॉपिक से इतने महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपने अभी प्रश्न को देखा, आपने किया भी, और उम्मीद करते हैं कि आपके सारे प्रश्न सही भी हुए होंगे। और आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, सभी एग्ज़ामों में कहीं ना कहीं मुगल वंश से प्रश्न बन ही जाता है। हम कह सकते हैं कि ये जो चैप्टर है, ये जो क्लास है, आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। बस आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, बस उसकी तैयारी में लगे रहिए, तैयारी को करते रहिए, तैयारी के साथ साथ में अपना ख्याल भी रखिए। तो बस इसी के साथ में आज अपनी क्लास को यहीं पे एंड करता हूँ, और अगली क्लास से हम ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक बस आप तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।